Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 जिसका नाम है एयर अराउंड अस यानी कि इस चैप्टर में हम एयर के बारे में जानेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एयर होती है यानी जो वायु होती है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो इसमें वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक जैसी चीज़ें मिक्स होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे एनिमल और प्लांट्स जो वाटर और सॉइल में रहते हैं उन्हें किस तरीके से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है यानी उन्हें किस तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है या इसका बैलेंस बन के रहता है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एयर किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि एयर के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पास में कोई खाली बॉटल देखते हैं तो इसका मतलब वो बॉटल खाली नहीं होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एयर भरी हुई होती है, उसमें वायु भरी हुई होती है। राइट, इसका मतलब ये होगा कि जो एयर है वो जगह घेरती है यानी जितनी भी इस बॉटल के अंदर स्पेस था उसको किसने कवर किया, उसको एयर ने कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि वो जगह घेरती है। हमेशा हमारे आसपास एयर होती है और हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। एयर का कोई कलर नहीं होता और ना ही हम इसको देख सकते हैं। एयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे किलोमीटर्स तक यानी बहुत दूरी तक एयर से कवर्ड है। राइट, तो जैसे सपोज करिए अर्थ है तो हमारी अर्थ के आसपास एयर की एक ब्लैंकेट मौजूद है बहुत दूर तक यानी बहुत ज्यादा किलोमीटर्स तक। तो ये जो ब्लैंकेट है इसी को क्या बोला जाता है, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। राइट, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे कि एयर किस किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 18th सेंचुरी तक की यानी लगभग 18वीं सदी तक जो लोग थे वो ये समझते थे कि एयर जो है वो एक सब्सटेंस है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज़ प्रूव हुई कि ऐसा नहीं है। एयर सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एयर की तो हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की बात कर रहे होते हैं या फिर एयर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे होते हैं। तो जो एयर होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर वेपर की। तो फ्रेंड्स एयर के अंदर वाटर वेपर होती है यानी कि जो पानी से बनी हुई भाप होती है, कुछ वो चीज़ भी इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे ही आप कोई ग्लास लेते हैं, कांच का कोई ग्लास होता है और आप उसके अंदर ठंडा पानी भरते हैं या कोई भी आप एक टम्बलर लेते हैं उसमें आप ठंडा पानी भरते हैं तो उसके आसपास ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाती हैं यानी जो ग्लास का सरफेस होता है इसके आसपास बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है, ये चीज़ शो करती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हर टाइम वाटर मौजूद है। लेकिन किस फॉर्म में मौजूद है वो वेपर की फॉर्म में मौजूद है। राइट, और जैसे ही उसको थोड़ी ठंडक मिलती है वो तुरंत से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। राइट, तो ये चीज शो करती है यानी जो एक्सपेरिमेंट है कि जो टम्बलर होता है या जो ग्लास होता है उसमें ठंडा पानी डालने पर उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं। ये क्या शो करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में हर टाइम वाटर वेपर मौजूद है। राइट, इसके अलावा एयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा अगर कोई भी चीज जल पाती है, बर्न हो पाती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हो पाती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा तो कोई भी चीज जल नहीं पाएगी, फायर कैच नहीं कर पाएगी। राइट, तो ऑक्सीजन जो है इसकी वजह से बर्निंग भी पॉसिबल हो पाती है।
नेक्स्ट जो कंपोनेंट है यानी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है एयर का वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो एक मेजर पार्ट होता है एयर का। तो अगर आपको पता होगा, अगर एयर के फ्रैक्शंस किए जाएं तो एयर में 78% नाइट्रोजन गैस होती है, राइट। यानी कि 4/5 जो पार्ट होता है एयर का वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का होता है। और नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, राइट। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग जानते हैं, जब हम लोग एक्सलेशन करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर हम CO2 रिच गैस को एक्सेल करते हैं, राइट। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं। तो CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एयर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में होती है। और प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को कंज्यूम करते हैं, बदले में वो ऑक्सीजन देते हैं, और उस ऑक्सीजन को एनिमल और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, राइट। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्लांट को या एनिमल को या कोई भी ऐसी प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीजों को बर्न करते हैं तो उस टाइम पर, बर्निंग के टाइम पर CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जो लीव्स होती हैं उनको कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन ड्राई लीव्स को जलाया जाता है, उनको बर्न किया जाता है, तो वो हमारे सराउंडिंग को, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि उसमें से CO2 गैस निकलती है, और CO2 जो है वो एक मात्रा में, एक लिमिट में ही अच्छी होती है। अगर वो आउट ऑफ लिमिट चली जाएगी तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, राइट। इसके अलावा एयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेजर कंपोनेंट जो है वो है डस्ट एंड स्मोक। तो जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उसमें से स्मोक निकलता है, यानी उसमें से धुआं निकलता है। इसके अलावा जो स्मोक होता है उसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं और बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इसीलिए जो फैक्ट्रीज होती है ना, उन फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनी होती हैं। बड़ी चिमनी का मतलब ये है कि जब उसमें से, यानी जो भी वो कोई काम करते हैं या मशीन चलाते हैं, कोई चीज बर्न करते हैं, तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसमें से स्मोक निकलता है। तो वो जो स्मोक है वो एटमॉस्फेयर में बहुत दूर तक जाके निकले, आसपास ना हो, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। इसीलिए जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी चिमनी लगी हुई होती हैं, और इससे क्या होता है, जो हार्मफुल स्मोक होता है और जो गैसेस होती हैं वो हमारी नोज से तो बहुत दूर चली जाती हैं, राइट। लेकिन ये खतरनाक किसके लिए होते हैं, ये बर्ड्स के लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स स्काई में फ्लाई करते हैं और उनके पास तक ये जब स्मोक या जो हार्मफुल गैसेस हैं उनके पास तक पहुंचती हैं, वो ब्रीथ करते हैं, तो इससे उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, राइट। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हर टाइम एयर में मौजूद होते हैं, क्योंकि एयर जो है वो ब्लो कर रही होती है। इसके अलावा कोई भी चीज बर्न की गई है तो उसके डस्ट पार्टिकल्स, या फिर कोई तूफान आया है, स्टॉर्म आया है, तो उसकी वजह से कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो एयर के अंदर हर टाइम डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये वेरी करते हैं साइज के अकॉर्डिंग, यानी टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस ये वेरी करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तूफानी मौसम है या बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी क्लाइमेट है तो उस टाइम पर डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा एयर में होते हैं, और जब नॉर्मल क्लीन जो एनवायरनमेंट होता है या क्लीन क्लाइमेट जो होता है वहाँ पर डस्ट पार्टिकल थोड़े से कम पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये डस्ट पार्टिकल हम लोग इनहेल कर लेते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स, जब हम इन डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल कर लेते हैं, यानी जैसे ही हम एयर को इनहेल करेंगे तो ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी बॉडी में जाने लगते हैं। लेकिन जो हमारी नोज होती है उसके अंदर बहुत ही फाइन हेयर होते हैं और म्यूकस होता है। तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये उन फाइन हेयर्स में स्टिक हो जाते हैं और उस म्यूकस के अंदर स्टिक हो जाते हैं, जिससे कि जो एयर है वो प्योरीफाई होकर हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है, राइट। तो ये जो हमारी नोज के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, ये एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, राइट। इसके अलावा एयर के अंदर कुछ गैसेस होती हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें कि एयर के अंदर जो गैसेस होती हैं उसके अंदर मेनली कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, यानी 78% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन होता है, कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
और बचा हुआ पोर्शन जो है वो अदर गैसेस का होता है। इसके अलावा जो कंपोजिशन है इन गैसेस का एयर के अंदर वो वेरी करता है, यानी कहीं पे कोई चीज ज्यादा होती है, कहीं पे कोई वाली गैस ज्यादा होती है। सपोज करिए अगर कहीं पे या किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी शहर में या किसी कंट्री के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे CO2 जैसी गैसेस ज्यादा होंगी और जो अदर गैसेस हैं वो कम होंगी, राइट। तो ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस और एयर की कंपोजिशन पर कि ये जो गैसेस हैं एयर के अंदर ये कितनी अमाउंट में होंगी, राइट। तो नॉर्मली जो एयर का कंपोजिशन होता है उसके अंदर जो गैसेस हैं उन गैसेस में 99% जो स्पेस है वो कौन सी गैसेस कवर करती हैं? वो दो इंपॉर्टेंट गैसेस कवर करती हैं, वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि नाइट्रोजन है 78% और 21% जो है वो है ऑक्सीजन गैस, राइट। उसके बाद सिर्फ जो 1% पोर्शन बचता है वो है अदर गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एयर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, किन किन चीजों का एयर मिक्सचर होता है, कौन सी गैसेस में ज्यादा होती है। तो आप याद रखेंगे नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78% होती है। लगभग 21% ऑक्सीजन होती है और रिमेनिंग जो गैसेस होती हैं वो 1% होती हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो वाटर और सॉइल में रहने वाले एनिमल और प्लांट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन मिल पाती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट रूट्स होती हैं वो भी रेस्पायर करती हैं, यानी वो भी श्वसन करती हैं, सांस लेती हैं। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो फ्रेंड्स जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी तो रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती होगी। तो रेस्पिरेशन तो कैसे किया जा सकता है? ऑक्सीजन की हेल्प से ही किया जा सकता है, यानी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है लिविंग बींग्स के लिए। तो किस तरीके से सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो डीप सॉइल होती है, यानी जो डीप सॉइल फॉर्म होती है उसके अंदर होल्स होते हैं या बहुत सारे बरोज यानी कि वो जो बिल होते हैं वो बने हुए होते हैं, राइट। तो यहाँ पे यानी इन होल्स में या जो ये बिल होते हैं इनके अंदर जो एनिमल होते हैं वो इन्हीं होल्स के थ्रू सरवाइव करते हैं, क्योंकि ये होल्स में से एयर जो है इजीली एक्सचेंज हो पाती है, ऑक्सीजन जो है या गैसेस जो है वो इजीली एक्सचेंज हो पाते हैं, राइट। तो ये जो होल्स होते हैं क्या करते हैं? ये स्पेस क्रिएट करते हैं इन एनिमल्स के लिए, जिसकी वजह से वो रेस्पायर कर पाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा जब बहुत तेज बारिश होती है, हैवी डाउनपोर या हैवी रेन होती है, तो उस टाइम पर ये जो स्पेस है ये भर जाते हैं। अब जब ये भर जाते हैं तो इसमें से इजीली गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज नहीं हो सकती हैं। तो आपने देखा होगा इस टाइम पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जमीन से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म देखा होगा, चींटियां देखी होंगी, वो बाहर निकल के आ जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो स्पेस फिल हो जाते हैं पानी की वजह से और वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं। तो रेस्पायर करने के लिए वो क्या करते हैं? सॉइल से बाहर आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो वाटर और सॉइल में रहने वाले प्लांट एनिमल होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। तो नॉर्मली प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? अपने रूट हेयर्स के थ्रू, यानी जो रूट्स होती हैं उनकी, उसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से वाटर और सॉइल में रहने वाले एनिमल प्लांट्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस रहती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा एक प्रोसेस के बारे में जो है फोटोसिंथेसिस। इसको हमने चैप्टर 9 के अंदर डिटेल में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से और कुछ मिनरल और गैसेस की हेल्प से, राइट। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब जिस टाइम पर ये प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं या अपना फूड बना रहे होते हैं, उस टाइम पर इनकी बॉडी से एक वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है। और जो प्लांट्स का वेस्ट होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है, ये एनिमल्स के लिए बहुत 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 जरूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इस ऑक्सीजन को हम लोग यानी एनिमल्स या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको वो कंज्यूम करते हैं,
इसके अलावा फ्रेंड्स प्लांट्स भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, लेकिन रात के टाइम पर वो उसको कंज्यूम करते हैं, यानी जो नाइट टाइम होता है उसी टाइम पर इसको कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि रात के टाइम पर सनलाइट तो होती नहीं है, और जब सनलाइट है ही नहीं तो प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो प्लांट्स उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्लांट्स जो है वो रात में रेस्पायर करते हैं। तो आपने सुना होगा कई बार कि रात के टाइम पेड़ों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर वो रेस्पायर करते हैं, और जब वो रेस्पायर करते हैं यानी जब वो श्वसन करते हैं तो उस टाइम पर वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनहेल करने लगेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, राइट। तो इसीलिए रात के टाइम पर प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, प्लांट्स के आसपास नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों बोलते हैं कि प्लांट्स को रात में टच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो प्लांट्स ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा तो वो प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में वो प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो प्लांट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और हमारी जो जिंदगी है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पर ही डिपेंड करती है। तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी और हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा प्लांट्स भी एनिमल पर डिपेंड करते हैं। कैसे? कि जो एनिमल होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 रिलीज करते हैं, और CO2 जो है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ से पता चलता है कि एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं, राइट। तो ये चीज क्या शो करती है कि जो प्लांट और एनिमल है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस है वो बना हुआ रहता है, यानी कि वो बैलेंस जो है वो बिगड़ता नहीं है। लेकिन आप इसमें से किसी भी एक चीज को हटा देंगे तो उससे बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, राइट। अब हम देखते हैं कि एयर के एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स एयर के बहुत सारे फायदे हैं, इतनी देर से हम उसके बेनिफिट्स ही पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ और बेनिफिट्स देख लेते हैं, जैसे कि विंड की हेल्प से यानी हवा की हेल्प से विंड मिल रोटेट होती हैं, और जो विंड मिल रोटेट होती हैं तो वो एनर्जी क्रिएट करती हैं और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कई बार उससे ट्यूबवेल्स वगैरह जो हैं वो भी चलाए जाते हैं। और इसके अलावा जो फ्लोर मिल्स होती हैं यानी जो आटे वाली चक्कियां होती हैं वो भी इसकी हेल्प से चलाई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को स्टोर करके इन सब चीजों को यूज किया जाता है, इन सब चीजों को चलाया जाता है, राइट। इसके अलावा एयर की हेल्प से ही पैराशूट, एरोप्लेन्स वगैरह ये सब चीजें जो है वो मूव कर पाती हैं। और जो बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट जो हैं वो भी फ्लाई कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एयर, यानी अगर एयर नहीं होगी तो ये जो बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स हैं ये फ्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एयर जो है वो सीड्स के डिस्पर्जल में भी हेल्प करती है, और जो पॉलेंस होते हैं फ्लावर्स के ऊपर उसमें भी हेल्प करती है, यानी पॉलिनेशन में भी ये हेल्प करती है। इसके अलावा एयर जो है वाटर साइकिल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है वो हम बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हम इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स अगर आपको ये चैप्टर देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। और आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। आपके सजेशंस अगर हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।